हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम लोग लास्ट टॉपिक जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने अपसरण और अभिसरण के बारे में पढ़ा था, यानी कि कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ा था। तो मैंने बताया था कि 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें कि आप लोगों को मैंने बताया कि जब ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल प्लेट दोनों के बीच में जब टक्कर होती है तो बेसिकली कुछ एनर्जी निकलती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि वह प्लेट जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है वो कम डेंसिटी वाली प्लेट के नीचे आ जाती है, ठीक है। ये वाला मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो बता दिया था। सेकंड वाला हम लोगों का कॉन्सेप्ट था कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ जब कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस होगा तो क्या होगा। आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है और कॉन्टिनेंटल प्लेट ये दोनों का अभिसरण होता क्या है। तो याद रखिएगा कि जब दो महाद्वीपीय प्लेट जो होती है, मान लीजिए कि ये कॉन्टिनेंट है और ये भी एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये दोनों का क्या हुआ, आपस में टक्कर हो गया। अब क्या होगा, टक्कर होने की जो प्रक्रिया है इसमें ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम कन्वर्जेंट बोलते हैं, यानी कि अभिसरण कहते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है ना कि दोनों प्लेटें बेसिकली हल्की होती है, यानी कि कम घनत्व वाली होती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर ओशनिक क्रस्ट है यानी महासागरीय बेसिकली क्रस्ट है तो उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के। इतना मैंने बताया था। तो जब हमारी जो अभिसरण की जो घटना है वो कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के बीच में हो रही है, यानी कि दोनों की डेंसिटी ऑलमोस्ट क्या है, एक बराबर है या फिर सेम है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों कॉन्टिनेंट जो है वो सिलिका से बने हुए हैं। सिलिका का मैंने आप लोगों को बताया था कि डेंसिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसी कारण से कोई भी प्लेट जो है वो एक दूसरे के नीचे क्या होती है, सबडक्ट नहीं हो पाती है। सबडक्ट का मतलब क्या होता है, डूबना, ठीक है। कोई भी प्लेट एक दूसरे के नीचे डूब नहीं पाती है। इस वजह से दोनों प्लेटों का जो किनारा है वो टकराता ज़रूर है। जैसे मान लीजिए ये इससे टकराया और ये प्लेट थोड़ा सिकुड़ गया, तो जब दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराकर थोड़ा थोड़ा सिकुड़ते जाएंगे तो एक स्थिति तो ऐसी आएगी ना कि यहाँ पर कुछ ऐसे ऊंचा भाग बन जाएगा सिकुड़ सिकुड़ कर। तो ये ऊंचा भाग जो बना है बेसिकली क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे माउंटेन के शेप में आ जाएगा और माउंटेन्स बना लेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट प्लेट जो है वो आपस में टकराते हैं तो उससे जो है वो फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। आई होप कि आपको मैंने जितना भी समझाया वो समझ में आया होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि पर्वत के बनने के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है, तो आप इसमें बेसिकली महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण की जो घटना है वो लिख सकते हैं। देखिए, इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या क्या होता है, पर्वत का निर्माण होता है, यानी माउंटेन बिल्डिंग होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए तो हिमालय, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो इंडियन प्लेट थी पहले, बहुत पहले, वो यूरेशियन प्लेट से बेसिकली जब टकराई थी तभी हमारे हिमालय का निर्माण हुआ था। बहुत पहले की ये बात है। फिर आप लोगों ने देखा कि जो एल्प्स माउंटेन है ये जो कि यूरोप में है, वो भी बेसिकली कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के अभिसरण से हुई है। उसके अलावा अगर ये दोनों टकराएंगे तो भूकंप की भी घटना हो सकती है पर्वत निर्माण के अलावा। ज्वालामुखी का न होना, देखिए मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो ज्वालामुखी होती है ना वो जनरली ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट ये दोनों के टकराने की वजह से होते हैं, यानी कि इसमें एक को सबडक्ट होना पड़ता है, जिसका भी ज़्यादा डेंसिटी होता है वो सबडक्ट हो जाती है। इसी वजह से अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ तुमने बीसीएस की तैयारी की है, अगर अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट दोनों आपस में टकराएंगी तो क्या ज्वालामुखी उत्पन्न होगा, तो आपको कहना है नहीं। क्यों नहीं होगा, रीज़न भी आपको पता है, क्योंकि दोनों का जो डेंसिटी है ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ सबडक्शन की जो क्रिया है वो नहीं हो रही है। इस वजह से ही यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार की क्रिया नहीं होगी। केवल क्या हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है या फिर माउंटेन्स का निर्माण या फिर फॉर्मेशन हो सकता है। आई होप कि आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा भूपर पट्टी क्या हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है इस क्रिया में, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो प्लेटें आपस में धंस कर सिकुड़ जाती है वो सतह थोड़ी सी मोटी हो जाती है, यानी सरफेस एरिया की जो मोटाई है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आई होप कि आपको ये वाला जो टॉपिक है वो समझ में आया है। अब हम लोग यहाँ पर इसको ना
एक फिगर की सहायता से समझते हैं या फिर डायग्राम की सहायता से। देखिए, ये मैंने बताया कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये मैंने बताया कॉन्टिनेंटल प्लेट है। क्या होने लगा, यहाँ ये दोनों आपस में टकराई एक दूसरे के पास आकर, तो टकराई तो यहाँ पर कुछ में मात्रा में क्या होगा, भूसन्नति होगा। अभिसरण के टक्कर के फलस्वरूप भूसन्नति का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, बताइए मुझे। देखिए, जो भूसन्नति होता है ना, बेसिकली जैसे क्रस्ट हो गया या फिर उसके नीचे का जो मेंटल है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये दोनों क्या है, थोड़ी बैलेंस वे में रहते हैं या बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं, यानी दोनों संतुलन की अवस्था में रहते हैं। तो जब किसी क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा भार पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किसी भी माउंटेन पर या फिर किसी भी ग्लेशियर पर बहुत ज़्यादा भार पड़ेगा, तो भूपरपट्टी क्या होगी, थोड़ी धँस जाएगी। क्या हो जाएगी, थोड़ी धँस जाएगी। तो ये भार क्या हो रहा है, यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पर फिर से तो कोई ना कोई पार्ट जो है वो आकर इसका जगह ले लेगा। तो ये क्रिया क्या होती है, भूसन्नति कहलाती है। तो आगे हम लोग समझते हैं। देखिए, आगे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर टक्कर हुआ, टक्कर के अलावा क्या हुआ, ऊर्जा विमुक्त हुआ। ठीक है, कुछ ना कुछ ऊर्जा निकली, आप इसे भूकंप की घटना भी कह सकते हैं। सेकंड स्टेट देखिए, भूसन्नति के अवसादों का संकुचन होने लगा और फिर वापस से क्या होने लगा, ऊपर उसके जो जगह इन दोनों आपस में सिकुड़ कर अपने आप को दे रहे थे, वो जगह क्या होने लगी, थोड़ी और ऊंची होने लगी, थोड़ी और ऊंची होने लगी। इस वजह से यहाँ पर क्या होने लगा, उत्थान होने लगा, जिस वजह से जिसके परिणाम स्वरूप क्या होने लगा, नवीन वलित पर्वत, जिसे आप बोल सकते हैं न्यू फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होने लगा। अब देखिए थर्ड स्टेप, थर्ड में क्या यहाँ पर है। देखिए, कई बार होता है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती हैं और यहाँ पर क्या होता है कि एक गड्ढे जैसा निर्माण हो जाता है। तो वहाँ पर मान लीजिए बारिश हुआ और जो पानी का जो लेवल है वो पूरा भर गया, ठीक है, और अवसाद जो है वो नीचे बैठ गए। तो यहाँ पर अब क्या होने लगेगा, जल का वाष्पीकरण होने लगेगा, जल वाष्प बनने लगेगा। आप बोल सकते हैं इस प्रकार से अब तालाब का भी निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट ही है, पर इस तरीके से टकरा रहा है कि मान लीजिए कि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट का जो घनत्व है, यानी जो डेंसिटी है, वो क्या है, ऊपर वाली कॉन्टिनेंटल प्लेट से क्या है, थोड़े अधिक है। इस वजह से इसका क्या हो गया है, छेपड़ हो गया है। छेपड़ का मतलब सबडक्शन हो गया है। तो यहाँ लिखा है छेपड़ अधिक गहराई तक नहीं हो पाता है, जस्ट बिकॉज अब दोनों की जो डेंसिटी है उसमें थोड़ा सा ही अंतर है। ठीक है, इस वजह से जो छेपड़ है वो अधिक गहराई तक नहीं हो पाता है। तो यानी कि मैग्मा उत्पत्ति का जो दर है वो यहाँ पर थोड़ा कम हो जाता है, इतना शक्तिशाली नहीं हो पाता कि ज्वालामुखी उद्गार हो पाए। मतलब चांसेस है, परंतु इतना ज़्यादा, देखिए किसी भी चीज़ को बेसिकली अगर हम लोगों को किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए एक लेवल ऑफ एनर्जी लगता है, आप लोगों को भी पता होगा, ऊर्जा लगती है। अगर वो ऊर्जा उस लेवल पे ना हो जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर वही वाली घटना हो रही है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, अब देखिए हम लोग फिफ्थ वाला पॉइंट देख रहे हैं। ठीक है, देखिए फिफ्थ वाले पॉइंट में भी सेम है, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट है और दोनों को टकराना है। ठीक है, अब दोनों टकराए तो जिसका हाई डेंसिटी है वो लो डेंसिटी के नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा है कि इंडियन प्लेट का जो घनत्व है वो यूरेशियन से अधिक था। यूरेशियन से अधिक था यानी कि इंडियन प्लेट जो है वो क्या हो गया, यूरेशियन प्लेट के नीचे चला गया। तो इसके चेंजेस में क्या हुआ, ओशियनिक मतलब जो ओशन का जो क्रस्ट है उसकी भागीदारी ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेट किया। अब देखिए इन दोनों के टक्कर के फलस्वरूप क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो बेसिकली कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट की जो घटनाएं हैं या फिर जो अभिसरण अपसरण की घटनाएं, वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव है, यानी वह निर्माण कर रही है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टिव प्लेट और डिस्ट्रक्टिव दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखिए आगे हम लोगों का जो टॉपिक है वो है ओशनिक प्लेट और ओशनिक प्लेट का अभिसरण। अभिसरण का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, दो प्लेटें जब आपस में एक दूसरे के पास आती हैं और टकराती हैं तो वो क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, और डाइवर्जेंस क्या होता है, जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वो हम लोगों का डाइवर्जेंस है। देखिए अब हम लोगों ने पढ़ रहा है, क्या पढ़ा हम लोगों ने, ओशनिक प्लेट और ओशनिक प्लेट। देखिए
ये भी ओशनिक प्लेट है और ये भी ओशनिक प्लेट है। ये क्या हो रहा है, दोनों में बहुत तेज टक्कर हुई। टक्कर होने की वजह से क्या हुआ, ऊर्जा रिलीज हुआ। अब जब एनर्जी रिलीज हुआ है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या आएगा, भूकंप की घटना हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और मान लीजिए कुछ प्रभाव अगर टक्कर का थोड़ा अलग दिशा में पड़ रहा है तो सुनामी भी आ सकती है। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर दोनों प्लेटें जो है उसमें से एक का डेंसिटी मान लीजिए ज़्यादा है तो छेपड़ हो जाएगा। तो जब भी छेपड़ होगा, इस बात को याद रखिए, जब भी छेपड़ का लेवल बहुत तेज़ी से होगा, एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, तो हमेशा ज्वालामुखी उद्गार होगा। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। ये वाला तो मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया कि अब सारी प्लेट की गति यानी डाइवर्जेंस क्या होता है। देखिए, दो चट्टानें हैं, दोनों चट्टानें मान लीजिए कि किसी भी फलस्वरूप कोई अगर बल लगा रहा है या फिर कोई ऐसी भौतिक घटनाओं के फलस्वरूप क्या हो रही है, टूटी, और टूट कर दोनों अलग अलग दिशाओं में अलग हो गई, एक दूसरे से दूर जा रही है, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा अब सारी प्लेट गति। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एक अच्छा सा ड्राइंग बना हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे समझ लेते हैं, थोड़ा इरेज कर लेते हैं फिर समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका बहुत बड़ा सा एक बोल सकते हैं भूभाग है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे बल लग रहे हैं, भौतिक बल, और आप लोगों को पता है कि पृथ्वी का जो भीतरी भाग है वो बहुत गर्म है, वहाँ पर मैग्मा भरा हुआ है। तो मैग्मा जो क्या दे रहा है इसको, क्रस्ट को एनर्जी दे रहा है। तो जब एनर्जी दे रहा है तो एनर्जी के फलस्वरूप क्या हो रहा है, ये भूभाग जो है वो बल लगकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। दो पार्ट्स में जब ये डिवाइड हो जा रहा है मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड होने की वजह से यहाँ पर एक भूभाग जो है वो खाली भूभाग गड्ढे जैसा बन जा रहा है। अब मान लीजिए कि बहुत तेज बारिश हुई, बहुत तेज क्या हो रही है, बारिश हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी भर जा रहा है। अब देखिए क्या होगा, तो यहीं पर मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर फिर क्या होने लगेगा, बेसिकली बोल सकते हैं धीरे धीरे ओशियन में कन्वर्ट होने लगेगा। पहले तो ये तालाब बनाएगा, छोटे रूप से बड़े रूप में, तो लास्ट में क्या बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है ओशियन बनाएगा। तो यहाँ पर तो महाद्वीप है, मतलब यहाँ पर तो कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पर ये इसने क्या बना लिया, ओशन बना लिया। ठीक है, अब ये दोनों कॉन्टिनेंट और ओशन मिलकर क्या बनाएंगे, ज्वालामुखी पैदा करेंगे, यानी वॉल्केनोज का जो है वो बोल सकते हैं कि वॉल्केनोज का उद्गार होगा। अब देखिए यहाँ पर सेम ड्राइंग बना हुआ है, मैंने जो बताया सेम टू सेम ड्राइंग है, और मैग्मा का प्रवाह देख लीजिए हो रहा है किस प्रकार से, सागर नीतल प्रसरण, ये आप लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट है, और ये हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे भी, हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो ओशनिक मैंने बताया, ओशनिक प्लेट और ओशनिक प्लेट, इसके फलस्वरूप क्या क्या हो सकता है, समुद्री गर्त का निर्माण हो सकता है। ये बेसिकली वही है, समुद्री गर्त ही है, ठीक है। जो पहले भी ड्राइंग था वो समुद्री गर्त ही है। क्यों, क्योंकि कुछ प्लेट जो है वो नीचे खिसक गई, तो जिसकी वजह से गड्ढा बन गया ना यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर दुनिया में एग्जाम्पल देखा जाए समुद्री गर्त या फिर ओशनिक ट्रेंच का, तो वो हमारा है मरियाना ट्रेंच। आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, दुनिया का सबसे गहरा समुद्री गर्त जिसे कहा जाता है मरियाना ट्रेंच। उसके अलावा यहाँ पर वॉल्केनिक आइसलैंड आर्क भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए भौतिक घटनाओं के फलस्वरूप किसी न किसी नई चीज़ का क्या होता है, निर्माण होता है, नए भूभाग का निर्माण होता है। या फिर देखिए इस यहाँ पर भी क्या हो सकता है, भूकंप आ सकता है। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मध्य अटलांटिक कटक क्या होता है, आइए जानते हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा कि अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक लंबा या पानी के भीतर ना एक पर्वत श्रृंखला है। आप बोलेंगे मैम पानी के भीतर पर्वत श्रृंखला होती है, तो मैंने एक बार आपको क्लास में ये बात पढ़ाया भी था, ठीक है, कि जो पर्वत श्रृंखला है वो हमारे समुद्र के भीतर भी है, परंतु क्या हो गया है, वाटर लेवल बढ़ने की वजह से वो जो माउंटेन्स थे वो पानी के अंदर क्या हो गए हैं, दब गए हैं, ठीक है। वरना हमारे जो समुद्र है उसमें भी डिफरेंट टाइप के माउंटेन्स पाए जाते हैं, माउंटेन्स भी है वहाँ पर, प्लेट्यू भी है, प्लेन्स भी है। देखिए इसकी जो लंबाई है मध्य अटलांटिक कटक की वो लगभग 16,000 किलोमीटर है, और यह पृथ्वी का सबसे लंबा पर्वत तंत्र है। याद रखिएगा कि बेसिकली डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से, यानी कि प्लेट विवर्तनिकी की वजह से ये जो है वो इसके अंदर दब गया है। ये कैसे बनता है, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मैम मध्य अटलांटिक कटक बनता कैसे है, तो किस प्रकार से बनता है। देखिए अटलांटिक महासागर की तली पर, यानी जो उसका सरफेस बॉटम एरिया है, उस पर उत्तर अमेरिका का जो प्लेट है, जैसे ये हो गया उत्तर अमेरिका, ये हमारा दक्षिण अमेरिका, ठीक है।
और ये हो गया अफ्रीकन प्लेट। ये दोनों क्या हो रही है, एक दूसरे से धीरे धीरे दूर खिसक रही है, तो यहाँ पर एक कटक का निर्माण कर रही है। मान लीजिए ये भूभाग और ये भूभाग जुड़ा हुआ था, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि इसके बीच क्या होने लगी, दरार पड़ने लगी। ये भी इधर की ओर खिसक गया और ये इस साइड की ओर खिसक गया, तो इन दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, कटक का निर्माण हो जाएगा, यानी इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं रीज, रीज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है ना, इस प्रक्रिया में मैग्मा जो है वो ऊपर उठेगा और फिर वो न्यू ओशनिक क्रस्ट बना लेगा, और फिर कोई ऐसा पार्ट आकर उस स्थान को क्या हो जाएगा, भर देगा वापस से। तो इसे आप बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी महासागरीय तल प्रसार कहते हैं। देखिए महासागरीय तल प्रसार जो होता है उसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं। फर्स्ट, समुद्री पर्वत श्रृंखला यानी ओशनिक रिज, जो आपको पता है कि ओशन के भीतर हजारों किलोमीटर तक क्या है, फैली है। उसके अलावा ये नए समुद्री तल का निर्माण करते हैं। देखिए जब प्लेटें अलग होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई न्यू जो बेसिकली प्लेट है वो उन दोनों के बीच अपना स्थान बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे दो रिलेशन है, ठीक है, मान लीजिए कि चलिए हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशन लेते हैं, आजकल वैसे भी डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, दोनों के बीच क्या होने लगा है, दरार होने लगा है। ऑब्वियस सी बात है, जब तक दोनों एक साथ थे, ठीक है, जब तक दोनों के रिलेशन, दोनों का बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो उनके बीच में इतनी गैप नहीं थी कि कोई तीसरा इंसान आकर उस गैप को भरे। परंतु दोनों के बीच बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुई, बहुत लड़ाई हुई, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब दोनों के बीच दरार हो गया है, तो कोई थर्ड पर्सन आके उसको ईजिली फील कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में स्पेस खाली था। बस यही सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा कि अगर कटक बनेगा यानी रीज बनेगा तो कोई ना कोई न्यू प्लेट या न्यू क्रस्ट उसका जो स्थान है वो फिल कर देगी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं भी मैंने बताया बहुत कॉमन है और यहाँ पर होगी। फिर उसके अलावा आइसलैंड का भी निर्माण होगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। अब इसको हम लोग थ्योरी से समझते हैं। पहले समांतर प्लेट की गति एक बार देख लीजिए। देखिए समांतर प्लेट की गति बहुत ईजी है। जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है, समानांतर यानी जा रही है, ठीक है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है। गति एक साथ भी हो सकती है, यानी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और ऐसे भी हो सकती है कि एक दूसरे के विपरीत जाए, लेकिन एक दूसरे के ये क्या होंगे, समानांतर होंगे, लेकिन विपरीत दिशाओं से, या फिर सीधी भी हो सकती है। इसके फलस्वरूप क्या क्या बनेगा, रिफ्ट वैली बनेगा जिसे आप भ्रंश घाटी बोलते हैं, फॉल्ट्स बनेंगे, माउंटेन्स बन सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए जो अपसारी प्लेटें हैं ना, अपसारी प्लेट का मतलब वह प्लेटें जो एक दूसरे से क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं। वो कैसी प्लेटें होती हैं, संरचनात्मक प्लेट, जिसे मैंने बताया था कंस्ट्रक्टिव प्लेट। कंस्ट्रक्टिव प्लेट का मतलब होता है वह प्लेटें जो बेसिकली किसी नए चीज़ का निर्माण कर रही है, वह कहलाता है संरचनात्मक प्लेट। एंड वह प्लेट जो कि बेसिकली क्या कर रही है, विनाश कर रही है। जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, ये प्लेट है, दोनों एक दूसरे से टकराई तो इनका कुछ भाग टूटा फूटा ना कुछ तो नष्ट हुआ, विनाश हुआ किसी चीज़ का, तो इसे आप कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट। क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट। मैंने बोला था मैं आगे पढ़ाऊंगी इसको, यहीं पर आपको ये चीज़ समझना है। समानांतर प्लेटें आप लोगों को पता है एक दूसरे की जो समानांतर जाती हैं। ठीक है, अब देखिए सागर नीतल प्रसरण का जो सिद्धांत है वो मैंने मोटा मोटी आपको समझा दिया था, बस इसमें हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी डायग्राम से मैंने समझा दिया है। इसमें जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आ सकते हैं, आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को घर में लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सागर नीतल प्रसरण को समझने के लिए हम इन 5 चीज़ों का जो है वो उपयोग करने वाले हैं। फर्स्ट इज इंट्रो, सेकंड फिर अवलोकन, फिर उसका थ्योरी क्या है, उसके समर्थन में कितने लोगों ने साक्ष्य दिए हैं। देखिए हर सिद्धांत में कुछ ना कुछ प्रॉज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ इस सिद्धांत में भी क्या होगी, कमियां होंगी, उसको भी एक बार देख लेंगे कि क्या कमियां हैं। कुछ इंपॉर्टेंस भी होगा, जो विद्वान हैं उन्होंने इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी दी होगी, तभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, तभी हमारे सिलेबस में। तो चलिए आइए देखते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी बस लंबी होने वाली है, 10 मिनट और लगेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने 2 दिन से क्लास भी नहीं लिया है, इसलिए आज की क्लास थोड़ी सी लंबी है। तो आप लोग पेशेंस जो है, आप लोग पेशेंस जो है वो थोड़ा सा बना कर रखें। ठीक है, देखिए इंट्रो। सबसे पहले यहाँ देखिए कि सागर नीतल प्रसरण, जिसे मैंने बताया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है, ये शब्द जो है इसका यूज़ सबसे पहले क्या था, रॉबर्ट डिट्स ने। ये थोड़ा सा ब्लर है,
रॉबर्ट डिट्स। फिर यहाँ लिखा होगा कि इसका प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, तो हैरी हेस। हैरी हेस एक विद्वान है, उन्होंने 1960 में जो है वो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था या फिर इस सिद्धांत दिया था। देखिए इसमें क्या है, इसमें साफ साफ बताया गया है कि सी फ्लोर जो है, यानी ये जो ओशन या फिर जो बेसिकली समुद्र का जो बॉटम एरिया है बोल सकते हैं, या सरफेस एरिया है, ठीक है, ये दोनों ही एरिया क्या हो रही है, स्थिर नहीं है, कैसी है, गतिशील है, ठीक है। इस बात को सबसे पहले किसने देखा था, इस बात का जो अवलोकन है सबसे पहले चैलेंजर अभियान में देखा गया कि विभिन्न प्रकार के जो उच्चावच हैं, ये देखिए ये उच्चावच हैं, कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, तो इसकी वजह से कटक का निर्माण हो रहा है। कटक का निर्माण होता जरूर है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में इनकी जो आयु है उसमें तो डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, मान लीजिए ए जो है वो बहुत पहले बन गया, बी कुछ टाइम बाद बना, सी हो सकता है और भी कुछ टाइम बाद बना हो। तो इस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में इनकी आयु में डिफरेंस दिखाई देने लगा। अब देखिए हम लोग ना, ये सिद्धांत मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मैग्मा है वो बेसिकली क्या है, अपना जो है वो प्रभाव दिखा रहा है, और उसकी वजह से ये हीट होकर ये जो सरफेस एरिया है या फिर बॉटम एरिया है, ये क्या होने लग रहा है, एक दूसरे से दूर जाने लगेगा। तो इस वजह से अब निर्माण होगा, कुछ ना कुछ निर्माण होगा, यानी जो प्लेटें हैं वो गतिशील अवस्था में होने लगेंगी और एक दूसरे से दूर जाने लगेंगी। देखिए यहाँ हम लोग थ्योरी में इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है कि महासागरीय नीतल स्थिर न होकर गतिशील अवस्था में, नीतल का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए बॉटम, ठीक है, उसको बोलते हैं नीतल। तो यहाँ लिखा है महासागरीय नीतल स्थिर न होकर गतिशील अवस्था में है, जिससे संबंधित सिद्धांत SFST यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। यद्यपि सागर नीतल प्रसरण शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो रॉबर्ट डिट्स ने किया, किंतु सिद्धांत के प्रतिपादन का जो श्रेय है वो हैरी हेस को जाता है 1960 में, ठीक है। फिर इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिपादन के पूर्व यह मान्यता थी कि सागर का जो नीतल है वो सपाट है, जबकि चैलेंजर अभियान से यह स्पष्ट हुआ कि सागर का जो नीतल है वो सपाट नहीं है, अपितु उच्चावच की उपस्थिति वाला है, जहाँ की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कटकों की आयु में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। साथ ही बेसाल्टिक चट्टानों से चुंबकत्व का गुण भी क्या है, पाया जाता है। लिखा है SFST यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग से दुर्बल मंडल, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में आप लोगों को पता है कि दुर्बल मंडल है एस्थेनोस्फीयर, जहाँ मैग्मा जो है वो तरल अवस्था में है। तो यहाँ बता रहा है कि आंतरिक भाग से जो मैग्मा का प्रवाह है वो संवहन धाराओं के रूप में होता है, जो कि आप लोगों को आर्थर होम्स ने बताया था, जिससे कि महासागरीय क्रस्ट जो है वो पिछले भाग पर निरंतर टक्कर के परिणाम स्वरूप इसके टूटने से भ्रंशों का निर्माण होता है, जहाँ निर्मित दरारों के माध्यम से क्या होने लगता है, लावा जो है वो महासागरीय तटीय क्षेत्र पर पहुंचकर शीतलीकरण के उपरांत एक ठोस बेसाल्टिक चट्टानों में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिसमें चुंबकत्व का गुण जो है वो विद्यमान होता है, और यहाँ चुंबकीय विसंगति यानी मैग्नेटिक एनोमली की दशा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय विसंगति क्या होती है, जिसे आप मैग्नेटिक एनोमली बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। मैंने बताया कि जब वो बेसाल्टिक चट्टानों में उनका परिवर्तन होता है तो उनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ मात्रा में चुंबकत्व का गुण होता है, यही क्या कहलाती है, चुंबकीय विसंगति कहलाती है। देखिए क्या लिखा है, साथ ही साथ सागर नीतल के नीचे मैग्मा का संवहन तरंग के रूप में प्रवाह भी होता है। इन सम्मिलित कारकों के परिणाम स्वरूप निर्मित भ्रंश के सहारे सागर नीतल का प्रसरण विपरीत दिशाओं में होने लगता है। फिर लिखा है, ध्यातव्य है कि सागर नीतल पर लावा के जमाव से कटकों का निर्माण होने लगता है, जहां दरार के निकट कटक की जो आयु है वो कम, जबकि दूर जाने पर इसकी जो आयु है उसमें निरंतर वृद्धि होने लगती है। इस बात को याद रखिएगा कि जब दरार पड़ेगा तो दरार के पास का जो कटक है उसकी आयु कम है, दूर जाएंगे दरार से तो आयु में भी वृद्धि होती है। क्यों, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखिए
जो प्लेटें हैं बेसिकली क्या है, मैंने बताया गतिशील है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसकी गति ज़्यादा होगी वह दूर पहुंच जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, गति ज़्यादा होने लगेगी मतलब आप समझ जाएंगे कि वो जो है उसकी एज क्या है, ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ लिखा है सागर नीतल के प्रसरण की गति को जानने हेतु उपग्रह आधारित आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, जिनके आधार पर शोधकर्ताओं ने विभिन्न महासागरों के प्रसरण की जो गति है वो लगभग 2 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, प्रशांत महासागर में 6 से लेकर 18 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से भी क्या है, अधिक है। लेकिन जो महासागरीय नीतल है उसकी गति क्या होती है, सदैव एक समान नहीं होती है। ऑब्वियस सी बात है ये तो कि जो महासागरीय जो नीतल है यानी कि उसका बॉटम एरिया है, क्या हमेशा वो सेम गति में जाएगी? नहीं, उसकी गति क्या है, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। हाल ही में एक शोध हुआ था, उसमें यह स्पष्ट किया गया कि सागर नीतल प्रसरण की दर जो है वो वैश्विक स्तर पर लगभग कितनी है, 35% तक धीमी हो गई है, जो कि पिछले 19 मिलियन वर्षों के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो इस डेटा को आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए साक्ष्य, साक्ष्य भी कुछ दिए गए हैं। लिखा है मध्य सागरीय कटकों के अक्ष पर लावा के उद्गार से ऊष्मा का प्रवाह, फिर महासागरीय कटकों के अक्ष से दूर जाने पर दोनों तरफ कटक अथवा सागरीय क्रस्ट की आयु में वृद्धि का होना, फिर है वर्तमान में सैटेलाइट पर आधारित प्रमाणों से भी इनकी जो गतिशीलता है वो क्या हो गई है, स्पष्ट हो चुकी है। यानी कि किस प्रकार के विद्वानों ने इसके लिए साक्ष्य दिए हैं उसको मैंने 3 पॉइंट पे लिखा है, आप भी एज इट इज़ ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर हेडिंग पे दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वॉल्केनिज्म, यानी कि ज्वालामुखीयता। जैसे आप कि किस प्रकार से जो ज्वालामुखी है उसका उद्गार होता है और कौन कौन सी जो दशाएं हैं वो ज्वालामुखी के लिए अनुकूल होती है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।